अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द इनसाइड स्कूप। आज का शो हम शुरू करेंगे विद एन अपडेट ऑन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक ऐसा इंटरनेशनल कमोडिटी है जिसकी वजह से दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो मुतासिर ना हो। सो क्रूड ऑयल एसेंशली हर चीज़ में यूज़ होता है, राइट। इन द 21st सेंचुरी गाड़ियों के फ्यूल से लेके कॉस्मेटिक्स, पेपर, फर्टिलाइजर, बहुत सारे यूसेस हैं बिकॉज that's where energy comes from, right? Crude oil is burnt to then, operate different kinds of machinery. कल रात क्रूड ऑयल की प्राइस $56 से शूट अप कर गई, हिटिंग $63 एज यू कैन सी इन द चार्ट नेक्स्ट टू मी। अब दिस इज़ नॉट अलार्मिंग फॉर द रीज़न कि एक्चुअली पहले ही बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड लो डिमांड क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई थी। यूजुअली क्रूड ऑयल की प्राइसेस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, जैसे कि यूक्रेन रशिया की जो वॉर है, पैलेस्टाइन इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उन सब चीज़ों की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस में डिफरेंस आता है बिकॉज डिमांड सप्लाई ग्लोबली इज थ्रेटेंड। तो ये जो राइज आया, ये एक कंट्रीब्यूटर ये है कि यूएस की सैंक्शंस थी ऑन रशियन ऑयल। पाकिस्तान ने एक मैसिव लीप फॉरवर्ड लिया है, saying something that could truly redefine our future. But before that, basically, the reason why crude oil prices affect Pakistan so much is because हम एक import-based economy है और 26% हमारे import bill का हिस्सा जो है वो जो आता है crude oil की import में, right? तो जब crude oil की prices fluctuate करती हैं, जब crude oil सस्ता होता है तो our economy is going to prosper because of that, हमारे लिए चीज़ें बेहतर होती हैं। और जब crude oil महंगा होता है, जैसे कि बीच में when you guys remember ईरान और इसराइल के बीच में जो हुआ था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो एक मेन पैसेज वे जहाँ से 85% ग्लोबली क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस वेंट अप टू $75 a barrel, right? So crude oil falling, good for Pakistan. Crude oil going up, bad for Pakistan. But $60 is a good rate. It starts getting expensive toward more than $65. So, government ने launch किया Inspire, which is an initiative to nurture semiconductor professionals for industry, research and education. ये बेसिकली पाकिस्तान का नेशनल सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमें ग्लोबल सेमीकंडक्टर रेस में ऑफिशियली ले आया है। नाउ लेट्स टेक अ स्टेप बैक। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, क्यों कहते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट हैं? In simple terms, semiconductors are the tiny chips that power almost everything. आपके स्मार्टफोन से लेके गाड़ी से लेके सैटेलाइट्स, AI सिस्टम्स, ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज उसकी जो वर्थ है ओवर $600 बिलियन और एक्सपेक्टेशन है कि वो $1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी बाय 2030। पाकिस्तान इस स्पेस में स्टेप कर रहा है और ये सिर्फ सिम्बॉलिक नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है। दिस इज़ अबाउट जॉइनिंग द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इसका ऑफिशियल लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि एक माइलस्टोन है पाकिस्तान की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की फ्यूचर ग्रोथ इंजन ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स लेकिन रियल एस्टेट, इनोवेशन, रिसर्च, स्किल, ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। उनका कहना था कि वी आर बिल्डिंग द फाउंडेशंस ऑफ ए न्यू इकोनॉमिक फ्रंटियर, वन जहाँ पाकिस्तान टैलेंट कंट्रीब्यूट करता है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें टू द वर्ल्ड। उनके प्रोग्राम के अंडर 7200 प्रोफेशनल्स ट्रेन होंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years इन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, वेरिफिकेशन, रिसर्च। इसमें 9 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान शामिल हैं और 6 इंटीग्रेटेड सर्किट लैब इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ये पहला स्टेप है इन पाकिस्तान नेशनल सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट रोड मैप, जिसका अगला स्टेज होगा आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग, OSAT, एंड फैब्रिकेशन कैपेबिलिटीज़। मतलब कि पाकिस्तान इवेंचुअली खुद चिप मेकिंग और टेस्टिंग के इकोसिस्टम का हिस्सा बनेगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि $4.5 अरब ऑलरेडी एलोकेट किए गए हैं थ्रू PSDP एंड प्राइम मिनिस्टर ने एश्योर किया कि फंडिंग अभी बैरियर नहीं बनेगी इसमें। इसके साथ गवर्नमेंट ने पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश की। FBI को डिजिटलाइज कर रही है, एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रही है। मतलब कि बिगर पिक्चर ये है कि डिजिटल पाकिस्तान है, नॉट जस्ट अ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाट वी आर मूविंग टुवर्ड। फेडरल मिनिस्टर शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने कहा कि इंस्पायर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, इट्स अ मूवमेंट टुवर्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंक्लूसिव इकोनॉमी। फोकस ना सिर्फ यूथ पे है लेकिन ऑल्सो ऑन एम्पावरिंग वुमेन टू एंटर हाई टेक ग्लोबल इंडस्ट्रीज़। डॉक्टर नवीद शिरवानी जो हेड करते हैं नेशनल सेमीकंडक्टर टास्क फोर्स, उन्होंने रोड मैप प्रेजेंट किया, कॉलिंग इट फाउंडेशन ऑफ अ वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, जो कनेक्ट करता है यूनिवर्सिटीज़ को, रिसर्च सेंटर्स, इंडस्ट्री को। PSEB CEO अबू बकर ने कहा कि प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए कॉर्नरस्टोन है, वो हमें हेल्प करेगा टू डेवलप इन डिजिटल कैपेबिलिटी, ट्रेन टैलेंट
and integrate into global supply chains. यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में पाकिस्तान अब सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी बनाएगा. This is a huge mindset shift from being a consumer to being a creator nation. Now moving from chips to cash, Pakistan's foreign exchange reserves have slightly improved this week. ये एक छोटा uptick है. Total liquid reserves 19.85 billion as of October 17th, and which is up 43 million. Out of this, State Bank Pakistan के पास 14.45 billion है, बाकी commercial banks के पास है. अब ये इंक्रीज़ छोटी लग सकती है लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है बिकॉज एक साल पहले स्टेट बैंक के रिजर्व्स सितंबर में वो 10.7 बिलियन डॉलर्स. इसका मतलब है कि रिजर्व्स 32% इंक्रीज़ हुए हैं ईयर ऑन ईयर, जो एक बहुत इम्प्रूवमेंट है. एंड पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के बाद इट्स अ ग्रेट कॉल. सितंबर मंथली डेटा में थोड़ा डिप आया. स्टेट बैंक के रिजर्व्स फेल 144 मिलियन मंथ ऑन मंथ, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट्री अभी पॉजिटिव है. Gradual build-up in reserves shows कि पाकिस्तान की external position stabilize हो रही है thanks to lower imports, better current account management, multilateral inflows. Speaking of inflows, पाकिस्तान ने September 2025 में external financing worth 436 million secure की from multiple sources. अब last month के मुकाबले में 35.7% कम था, लेकिन decent sign because inflows multilateral partners से आए, जिसके World Bank, ADB and Islamic Development Bank. वर्ल्ड बैंक ने लीड किया 146 मिलियन डिसबर्समेंट्स, ADB 27 मिलियन, इस्लामिक DB 48 मिलियन. शॉर्ट टर्म ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ इंटरेस्टिंगली डेनमार्क ने कंट्रीब्यूट किया $61 मिलियन. फैसलाबाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट जो लार्जेस्ट बायलैटरल इनफ्लो फॉर द मंथ बनाता है उसे. क्वार्टर वाइज देखा जाए तो हमने $1.82 बिलियन सिक्योर किए फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर 26, जिसमें से 939 मिलियन मल्टीलैटरल से, 335 मिलियन बायलैटरल डोनर्स. Rest was from non-project and budgetary support facilities, including 300 million from Saudi oil facility, 311 million from ISDB's short-term oil credit, 541 million नया पाकिस्तान certificates. यानी कि despite limited commercial borrowing and no new bonds, पाकिस्तान अपनी liquidity afloat रख रहा है through institutional partners. और ये पैसा सिर्फ रिजर्व्स भरने के लिए नहीं है, इसका बहुत हिस्सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आ रहा है. Post flood rehabilitation, energy transmission lines, and social protection programs like BISP, National Health Support Initiatives, are being funded under this. And इसका मतलब है कि पाकिस्तान के फाइनेंसिंग इनफ्लोज सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म रेजिलियंस के लिए भी यूज़ हो रहे हैं. प्रोजेक्ट्स जैसे कि सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन, दासू ट्रांसमिशन लाइन्स एंड BISP social protection programs show that the focus is shifting from damage control, building resilience. Particularly energy and infrastructure. Now let's talk about Pakistan की growing international partnerships UK के साथ. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट के साथ मिले इस्लामाबाद में. Both sides reaffirmed commitment, deepening cooperation, economic reforms, climate resilience, private sector growth. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली मूव कर दिया है फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू कंसोलिडेशन फेज, supported by tough reforms and fiscal discipline. He proudly highlighted after 3 years all 3 major global rating agencies ने पाकिस्तान की आउटलुक अपग्रेड कर दी है, जो सिग्नल करता है नए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. उन्होंने रिसेंट IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में ये दिया एज प्रूफ कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डायरेक्शन ग्लोबल वैलिडेशन अर्न कर रही है. मैरियट ऑन द अदर हैंड प्रेज पाकिस्तान फॉर अचीविंग प्राइमरी सरप्लस आफ्टर 14 years. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीडेड नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स, विच इज़ अ मेजर फिस्कल अचीवमेंट. शी नोटेड कि पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस कराची में इम्प्रूव हो रहा है, जो एक क्लियर साइन है मार्केट ऑप्टिमिज्म का. दोनों साइड ने स्ट्रेस किया टैक्स रिफॉर्म, डिजिटलाइजेशन, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है. यूके ने यह भी एक्सप्रेस किया दे हैव इंटरेस्ट इन टेक्निकल असिस्टेंस इन द क्लाइमेट फाइनेंस एंड IT प्रोजेक्ट्स. की डेवलपमेंट हेयर्स की टैक्स पॉलिसी फंक्शंस हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ FBR इंस्टेड ऑफ ऑपरेट अंडर FBR. अब ये सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इंडस्ट्री फोकस बनेगा, जिससे कंप्लायंस और ट्रस्ट दोनों बढ़ेंगे. Aurangzeb also spoke about using AI-based monitoring to curb tax evasion and introduced integrity-based peer review mechanisms to restore public trust in tax administration. नया डायरेक्शन अलाइन करता है विद गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म विजन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लीडिंग टू इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ मॉडल. सो अगर हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, पाकिस्तान की एंट्री इनटू सेमीकंडक्टर्स, स्टेबल रिजर्व, डिसिप्लिन बोरोइंग, रिन्यूड ग्लोबल पार्टनरशिप्स, एक क्लियर पैटर्न नज़र आता है. मुल्क ग्रेजुअली ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम रिएक्टिव सर्वाइवल इकोनॉमिक्स टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इकोनॉमिक्स. Inspire isn't just about chips, it's symbolic of a new Pakistan trying to design its own future. Reserves growth and disciplined financing
show कि हम सीख रहे हैं within our means, and partnerships with the countries like UK demonstrate Pakistan is once again being taken into a taken seriously on the economic stage. यानी कि हमारी economy अब identity evolve कर रही है from dependency to design, from borrowing to building, from importing to creating technology. अगर ये सारी चीज़ sustain करते हैं और हम सही से अपने आप को position करते हैं, we can join the industrial transformation tech age, something we've been waiting for since the early 2000s. और अगर इंस्पायर जैसे प्रोजेक्ट्स प्रॉमिस डिलीवर कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्मार्टफोन खोलेंगे या इलेक्ट्रिक कार स्टार्ट करेंगे तो चांस कि वन ऑफ द चिप्स माइट बी एक्चुअली डिजाइन इन पाकिस्तान, व्हिच वुड बी अ लवली थिंग टू सी. So don't go anywhere. When we come back, we're going to have the CEO of Chase Securities, Mr. Ali Nawaz, with us. So stay with us. We'll be right back after a very short break. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. ब्रेक में जाने से पहले आई लेट यू नो कि ब्रेक से वापस आने के बाद वी विल हैव द सीईओ ऑफ चेस सिक्योरिटीज, व्हिच इज अ ब्रोकरेज इन पाकिस्तान. His CEO Ali Nawaz has joined us today. Ali, thank you so much for being with us today. I really appreciate it. Thank you for inviting. Thank you. तो सर सबसे पहले बताएं, मैंने रिसेंटली आई पुट अप अ पोस्ट आस्किंग पीपल के आप लोगों को क्या मसले फेस होते हैं ऑन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी. मुझे लगा था शायद तो बोलेंगे मसला हमें डेटा नहीं मिलता, वी वांट एनालिसिस, हमें फाइनेंशियल मॉडल्स चाहिए. एक्चुअली 1400 कमेंट्स में से कोई 500 कमेंट्स वर ओनली अबाउट द KYC, राइट? तो आई पुट अप अनदर पोस्ट टैगिंग द गवर्नमेंट, CDC, NADRA, NCCPL, सेइंग कि प्लीज़ सेंट्रलाइज दिस ऑन द CNIC. फ़ौरन एक इदारे ने मुझे कांटेक्ट किया सेइंग कि हमारा एक प्रोडक्ट है वो सेंट्रलाइज करता है और उनको बोलें. मैंने उनसे रिस्पॉन्ड करके बताया कि सर अवाम कह रही है आपके प्रोडक्ट में बहुत मसले हैं, वो नहीं खोल पा रही अपना अकाउंट. कहते हैं नहीं, अवाम ना समझ है, उनको समझने की ज़रूरत है, हमारा प्रोडक्ट ठीक है. तो मुझे बताएं एज ब्रोकर्स आप लोगों को KYC में क्या मसले फेस होते हैं, किन इदारों से फेस होते हैं? बिकॉज आवर शो इज़ टू रेज अवेयरनेस, एंड अगर कोई भी चीज़ हाईलाइट हो सकती है आप लोगों का काम आसान हो सकता है और इन्वेस्टर्स की एंट्री आसान हो सकती है. देयर इज़ नथिंग एल्स दैट इज़ आवर प्रायोरिटी. सो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विथ जब आप लोग KYC करा रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स की? जी देखिए, एक बिल्कुल आपने बात ठीक की कि थोड़ा सा जो है वो इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम है, और मेरी नज़र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आई थिंक अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये अवेयरनेस का प्रॉब्लम है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन प्लेस हैं जो कि सेंट्रलाइज्ड KYC पर हुए हैं. हाउएवर जब भी कोई पोर्टल पर अकाउंट ओपनिंग करने जाता है, एक तो वो सहूलत अकाउंट में जब हम फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है सहूलत अकाउंट जिसमें कोई KYC की जरूरत नहीं होती, 10 लाख रुपए तक की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसमें आप सिंपल 4-5 चीजें प्रोवाइड करते हैं तो आपको वो आपका अकाउंट खुल जाता है. अब उसमें बेसिकली शायद कोई आज 1 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करने आता है तो उसको शायद ये लगता है कि कल को 10 लाख रुपए उसके लिए कोई एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और जब उसको 10 लाख रुपए से अकाउंट जो है वो बड़ा करना होगा तो शायद उसको वो अलाउ नहीं किया जाएगा, या उसको एक और रिगरस प्रोसेस से गुजर कर ये सारी चीजें करनी होगी. तभी वो शायद थोड़ा सा शाई होता है कि पता नहीं कौन सा किस तरीके का अकाउंट है जो कि ये कोई लिमिटेशंस वाला अकाउंट है, जिसमें हम ये एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप जो है वो बिल्कुल स्मूथ जो है वो ट्रांजिशन हो सकता है टू अ बिगर अकाउंट जिसमें आपको सिर्फ KYC के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं. तो आई थिंक ये प्रोडक्ट्स अब ये जो डिफरेंट इदारों ने SECP, CDC, PSX, नेशनल क्लियरिंग ब्रोकर्स, इन सब ने इन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को आसान बनाने की जर्नी अभी पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुई है. शायद मैं अगर इसको क्वांटिफाई कर सकूं तो ये 1-2 साल से ही प्रॉपर अटेंशन के साथ जो है वो इस चीज पर काम हो रहा है, और अवेयरनेस आने में ग्रेजुअल टाइम लगता है. अगर हम देखें कि तो 13,000 अकाउंट पिछले महीने खुले हैं तो इसका मतलब है कि कुछ इंप्रूवमेंट्स तो आई है, उसका कुछ हाथ मार्केट की परफॉर्मेंस में भी है, बट ये प्रोसेस भी आसान हुआ है जिसकी वजह से अकाउंट्स जो है वो तेजी से खुल रहे हैं और हम ये पेस बढ़ता हुआ देख रहे हैं. देयर इज लॉट मोर टू बी डन. आई थिंक यही अवेयरनेस पर सबको मिलकर काम करना है ताकि जो है इस प्रोसेस को और स्मूथ किया जाए.
बट ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, और उसका एक सिंगल रोड ब्लॉक जो है, आई थिंक सबको अवेयरनेस पर काम करना होगा। आप भी इस पर कर रही हैं, हम भी अपने तरफ कोशिश कर रहे हैं, एससीसीपी, सीडीसी, पीएसएक्स सब ट्राई कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो इसमें इम्प्रूवमेंट्स जो है वो ग्रेजुअल आती रहेंगी। तो आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ की आवाम में से 13,000 अकाउंट महीने में खुलना इज़ अ गुड रेट? देखिए, आई थिंक ये अकाउंट अगर आज से 2 साल पहले आप देखें तो ये शायद साल में 13,000 अकाउंट खुलते थे। या नंबर ये कोई इसी रेंज में होगा, 10,000 और 20,000 की रेंज में। आज ये महीने में अकाउंट 13,000 खुल रहे हैं। तो आई थिंक ये जो पेस है ये जो है वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। थोड़ा सा मार्केट ने भी परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। लोग डिफरेंट एसेट क्लासेस की तरफ जा रहे थे। अब जो है वो ये वाली एसेट क्लासेस 2 साल से परफॉर्म की है, तो एक थोड़ा सा वो भी एक इमेज चेंज हुआ है। और फिर जो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, जो चीजें डिजिटल हो रही हैं, तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो आगे चीजें इम्प्रूव होंगी। तो ये नंबर आज 13,000 है, हम होप करते हैं कि ये नंबर हम किसी साल अगले साल ये हम 20,000 होते हुए देखेंगे। तो ये आप एज अ टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन तो आप ठीक कह रही हैं कि ये नंबर बहुत कम है, बट जो है वो ये आई थिंक ग्रेजुअली ही जो है वो इम्प्रूव होगा। सो रिसेंटली वी सॉ इन द मार्केट जो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ हुई है, essentially everything that's going on with K Electric, right? तो पहले MOU साइन हुआ with someone from Saudi, फिर लेटर आया from the board कि वो रिकग्नाइज नहीं करते सेल को और ये कोई हक नहीं बनता। फिर नेपरा की तरफ से न्यूज़ आई एंड रिसेंटली a reply from the CEO of K Electric, right? तो what's happening in K Electric? ये क्या would we classify this as सट्टा? What is going on? What is behind the drama? या क्या motivations हैं? और the major shareholders fighting amongst each other? What and do we see a resolution? Because K Electric का privatize होने का मकसद ही ये था कि उस चीज़ में efficiency आए, लेकिन फिर भी थे transmission cost clearly it no better than when it was publicly owned, right? So थोड़ा आप explain करेंगे कि what happened, because बहुत सारे लोगों की entries were above 8 rupees, right? So they ended up becoming exit liquidity और अब कोई 6 रुपए के करीब वापस वो आ गया, losing 25% of its value from that level. So what's going on over there? देखिए, के इलेक्ट्रिक में अगर एक तो हालिया जो कुछ चीजें हो रही है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो ये मसला 10 साल से जो है वो आपका मुल्क का इतना बड़ा एसेट है, इतना स्ट्रैटेजिक एसेट है। और ये मसला, ये प्रॉब्लम जो है वो 10 साल से पहले शंघाई इलेक्ट्रिक ने जो है वो पहले अबराज वाला प्रॉब्लम, फिर अबराज ने शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचने की कोशिश की। वो चाइना ने काफी टाइम कोशिश की कि उनको ये जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाए, बट वो किसी न किसी वजह से ये ट्रांजैक्शन जो है वो फंसी रही। जब अब उसका कोई एक एंड दिखा कि जिसमें कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया कोई इंटरेस्ट ले रहा था, तब हमने ये देखा कि फिर पहले उनकी ये कंडीशन हमेशा से रही है। जो एक इन्वेस्टर है अल जौमिया, जो करंट भी शेयर होल्डर्स है, उन्होंने कहा कि आप जो पेंडिंग इश्यूज है के इलेक्ट्रिक है, जो कि मल्टी ईयर टैरिफ से के हवाले से है और दूसरी चीजों के हवाले से हैं, वो आप रिजॉल्व करें। वो हमने देखा। फिर जो नए पावर मिनिस्टर आए, उन्होंने जो है वो इसको स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करना स्टार्ट हुआ। अब ऐसा लग ही रहा था कि जो जितने पेंडिंग प्रॉब्लम्स है वो सारी हो गई है। जो मल्टी ईयर टैरिफ लास्ट आया था उसको जो है वो मैनेजमेंट ने अप्रिशिएट भी किया था कि ये जो है वो एक अच्छा टैरिफ दिया गया है। हाउएवर कुछ चीजें हैं जिस पर हम रिव्यू करेंगे। फिर हमने देखा कि नेपरा ने इस टैरिफ को, मल्टी ईयर टैरिफ को रिवाइज कर दिया, जो कि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं था। और उसकी वजह से हमने मैनेजमेंट की एक जो है वो एक रेजिस्टेंस भी देखी, एक ऑब्जेक्शन भी देखा, और वो उन्होंने पब्लिकली कम्युनिकेट किया, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में एक मूवमेंट आई। अब देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये 8 रुपए गया था और उसके बाद ये हुआ। देखिए, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, खासतौर पे जो जो जिन चीज़ों में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती हैं। हम जनरली अपने इन्वेस्टर्स को यही रेकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा इस रिस्क को अपने जहन में रखें। और ये हमेशा जो है, पहले हम देख रहे थे कि सर्कुलर डेट वाला प्रॉब्लम था, कितनी एनपी कंपनीज ने इतना टाइम जो है वो शेयर होल्डर्स की वैल्यू डिस्ट्रॉय की है। अब जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो फिर हमने रनअप देखा। इसी तरह के इलेक्ट्रिक का भी रेगुलेटर्स के साथ बहुत पुराना मामला चल रहा है, चाहे वो शेयर होल्डिंग ऑफ सेल ऑफ शेयर होल्डिंग के हवाले से हो या ये मल्टी ईयर टैरिफ के हो। अब लग रहा था प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बट ये प्रॉब्लम दोबारा हो गई है और अब ये फाइट विद मैनेजमेंट की गवर्नमेंट से चलती रहेगी। आई थिंक इस चीज को जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए। इतने शेयर होल्डर्स जो है वो मुंसलिक हैं, फिर
अगर वो टैरिफ नहीं मिलेगा तो मैनेजमेंट ने क्लियरली ये भी कम्युनिकेट कर रही है कि उससे हमारी सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, तो सारे जो कस्टमर्स हैं वो भी सफर करेंगे। तो इसमें तो मेरे ख्याल है कि मैं गवर्नमेंट से ही ये कह सकता हूँ कि आप इस मैटर को जो है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व करें, ताकि शेयर होल्डर्स भी जो है वो क्लैरिटी हो जाए कंपनी के हवाले से, और कस्टमर्स भी सफर ना करें। डेफिनेटली। तो रिसेंटली वी सी कि पाकिस्तान बहुत एक स्ट्रेटिजिकली फेवरेबल पोजीशन में है, राइट? एंड हमारी स्टॉक मार्केट भी बिकॉज ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम, देन द expectation of Saudi inflows, Qatar के inflows, and a lot of different countries, फिर हमारे good relationships with the Oval Office, और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को एक इस तरह के पॉइंट पे रख रही हैं जहाँ अगर यहाँ से हमने इंटरनली पॉलिसीज़ को मैनेज किया, लाइक टैक्सेशन, लाइक एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइजेशन, इकोनॉमिक जोन्स फिर से इस्टेब्लिश करना शुरू किया जिनके अब 10 years ख़त्म होने को आ रहे हैं, राइट? तो दिस कुड बी अ वेरी फ्रूटफुल सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। लेकिन हम देख रहे हैं, एंड हमारा इंडेक्स भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वी नाउ अंडरस्टैंड कि यहाँ से हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है ऑन आवर एक्सपोर्ट्स एंड आवर ट्रेड विद डिफरेंट कंट्रीज़, राइट? बिकॉज रिसेंटली भी बहुत सारे एनालिस्ट फेयरफुल थे कि हमारा करंट अकाउंट फिर से डेफिसिट की तरफ आ रहा है, एंड लकली हम 100 million सरप्लस हमने दिखा दिया, विच इज़ वाई वी गॉट अ बिट ऑफ अ बूस्ट। लेकिन आपको क्या लगता है, व्हाट डू वी थिंक कि विद द करंट ट्रजेक्टरी ऑफ द इकोनॉमी एंड जो हमारी मिनिस्ट्री की पॉलिसीज़ हैं इंटरनली, क्या आपको लगता है कि कोई टैक्सेशन में ईज़ आएगी, एक्सपोर्टर्स को कोई फैसिलिटेशन दी जाएगी? बिकॉज विदाउट दैट आई थिंक इवेंचुअली आवर मार्केट इज़ गोइंग टू स्टार्ट कूलिंग ऑफ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देन। जी बिल्कुल, देखिए टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे नहीं लगता कि टैक्सेशन में कोई रिलैक्सेशंस आएगी। हम अभी भी अगर ऐसे ओवरऑल देखें तो हमारा टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो जो कि रीजन से है या जो कि हमने आईएमएफ से कमिट किया हुआ है वो कम है। अब वो एक इनएफिशिएंट टैक्सेशन मैकेनिज्म जरूर है कि जो पे कर रहा है उस पर ज्यादा बर्डन है, जो कि नहीं पे कर रहा उसके लिए हम अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं ले आ सकें कि जिससे हम इसको कवर कर सके। जो ऑलरेडी पे कर रहा है उसके पास अब वो स्पेस है ही नहीं, इस कॉर्पोरेट टैक्स के साथ, सुपर टैक्स के साथ, डिविडेंड टैक्स के साथ आप मजीद और टैक्सेशन नहीं कर सके। तो ये एक रोड ब्लॉक जरूरी है, हमें अपना टैक्स बेस किसी तरीके से एक्सपैंड करना पड़ेगा। और आप अगर ये नहीं किया तो आई थिंक अब हमारे पास स्पेस नहीं है। दूसरा तरीका आईएमएफ आपसे ये कहता है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर दें, उस पर भी हमने कोई खातिर का अभी तक काम नहीं किया है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये अगले सालों में चैलेंज जरूर होगा कि जो आप टैक्सेशन है, अभी तो हम वैसे ही जो कमिट किया हुआ है टैक्सेशन का नंबर उसी पे शॉर्टफॉल है। हम आईएमएफ से एग्जेम्पशन ले रहे हैं, कभी फ्लड के नाम पर या कभी किसी स्लो इकोनॉमी के नाम पर, बट आई थिंक ये ज्यादा टाइम नहीं चल सकेगा। आई थिंक हमें एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, रिटेल, बाकी जो और सेक्टर्स हैं जो कि टैक्स नेट में नहीं है, आई थिंक हमें किसी तरीके से जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनके ऊपर टैक्सेशन कम करना पड़ेगा ताकि ग्रोथ आए, और बाकी जो है वो अनटैक्स सेक्टर को टैक्स नेट में लाना होगा ताकि एक इक्विटेबल टैक्सेशन मैकेनिज्म। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो बिकॉज आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है इन द स्टॉक मार्केट, राइट? मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आई हैव बीन आस्किंग एवरीवन दिस बिकॉज आई हैव नॉट बिन इन द स्टॉक मार्केट सो लॉन्ग। लकीली मेरी एंट्री एक बहुत फेवरेबल पॉइंट पे थी। आई एंटर्ड व्हेन द इंडेक्स वाज एट 48,000 पॉइंट्स। तो अभी रैली शुरू हुई थी, सो माई एक्सपीरियंस हैज़ प्योरली बिन अ बुल रन, राइट? एंड इट्स ऑलरेडी बिन a little over 2 years since the bull run began. तो मुझे बताएं कि आपके एक्सपीरियंस में इन पाकिस्तान व्हाट डज द पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट साइकिल लुक लाइक? आपकी बुल रन टिपिकली कितना लास्ट करती थी और फिर बेयर रन कितने अरसे के लिए रहता था? जी देखिए, एक वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक इसको मैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ भी लिंक जरूर करूंगा कि ये जो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर बेस बहुत कम है और जो कि अकाउंट साइज बहुत कम है, उसकी एक वजह ठीक है ये अवेयरनेस का फुकदान और ये जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर्स वगैरह ये जरूर है। उसके बट ये जो बैड स्टोरीज जो है, जो बूम बस्ट साइकिल है, वो लोगों का जो बेसिकली जो वो लोगों से अपने या अपने सीनियर से जब ओपिनियन लेते हैं तो एक वो भी एक फेयर जरूर है, जो कि अब आई होप कि ऐसा नहीं हो और आगे जो है वो चीजें बेहतर हो। जनरली होता ये है कि हमने पिछले कुछ 10 सालों में देखा है कि हमारा बेयर साइकिल और बूम बस्ट साइकिल जो है, जिसको हम बूम बस्ट साइकिल कहते हैं, वो 2 साल 3 साल के का होता है। हम बेसिकली हमारा वही पैटर्न है कि हम एक आईएमएफ प्रोग्राम लेते हैं, अपने मुल्क को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर आते हैं। जैसे ही स्टेबलाइजेशन की तरफ आते हैं
और जीडीपी ग्रोथ होती है, वैसे हम करंट अकाउंट हमारा जो है उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है। हम एट द राइट टाइम हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ मुश्किल फैसले लेने होते हैं, और हम उस चीज को कोशिश करते हैं कि जितना डिले हो जाए, और वो फिर हमें वो सारी चीजें एक साथ करनी होती हैं उस मैटर को एड्रेस करने के लिए, और फिर एक बस साइकिल होता है। बिल्कुल। जिस तरह अभी आपने करंट अकाउंट का भी जिक्र किया कि ये एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि लास्ट ट्रेड बैलेंस का नंबर काफी जो है वो खराब आया था, और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट करेंगे। देखिए हमारी करेंसी जो है वो पिछले 18 महीने से एक ही जगह पर है। जनरली जो है वो करेंसी जो है वो शॉक एब्जॉर्बर होती है। अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंट होता है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं या एक्सटर्नल अकाउंट्स प्रेशर आते हैं, तो एक जो दुनिया में एक टूल जो यूज किया जाता है, वो करेंसी को शॉक लेने दिया जा सकता है, और उसको एक इक्विलिब्रियम फाइंड करना होता है कि कहाँ पर वो होता है, और वो करंट अकाउंट को कंट्रोल करता है। अब अगर इस मैटर को अब हमें ग्रोथ पे जाना है, हम एक्सपेक्ट करें 3-3.5% है, अगर हमें ये 4-5% ग्रोथ अचीव करनी है, तो हमें करंट अकाउंट को भी और फिस्कल अकाउंट्स को भी मैनेज करना होगा, और उसके लिए कभी कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। आई थिंक उसको अगर हम बैलेंस करते हुए चलाएं, तो जरूरी नहीं है कि हम 2 साल हमने बूम देखा है और अगले साल या अगले 2 सालों में हम कोई बस्ट हो जाए। अगर हम उसको मैनेज करते हुए चलाएंगे, तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हम बहुत आसानी से सस्टेन कर सकते हैं। लवली लवली एंड मुझे किसी ने बताया था कि दिस हैज़ बिन द लॉन्गेस्ट बुल रन दैट वी हैव हैड, कि यूजुअली 1-2 साल में द इंडेक्स डिड स्टार्ट कूलिंग ऑफ बिकॉज ऑफ वट एवर एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेकिन टिपिकली पाकिस्तान में 1 year एंड मैक्स 2 years वॉज द 10 year ऑफ अ बुल साइकिल। जी देखिए, वैसे आप अगर थोड़ा सा देख लें, तो 2001 से एक बुल साइकिल स्टार्ट हुआ था, जो कि जी 2007 तक चला था। 2005 में एक बहुत बड़ी करेक्शन आई थी, बट अगर आप ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स देखें, तो एक बहुत अच्छा बुल रन था। फिर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, 2009 से आप स्टार्ट करें तो 2017 तक विद सम करेक्शंस मार्केट में एक अच्छा साइकिल था। बट वही वाली बात कि इन दोनों जब 2008 हुआ या उससे पहले जो क्राइसिस हुआ, उसकी एक ही वजह होती थी, दैट इज योर इकोनॉमी, और कोई वजह नहीं थी इन सारे क्राइसिस की। तो यस, ये 2 साल में जो है वो बहुत ही शार्प रैली भी आई है और बहुत अच्छी रैली भी आई है। मेरा तो नहीं ख्याल कि जो है वो कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से हम इसको सस्टेन ना कर सके, या बस इकोनॉमी को मैनेज करके रखें। डेफिनेटली डेफिनेटली एंड आई थिंक इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग करेक्टली, आप कह रहे हैं कि बिकॉज हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टर बेस इतना छोटा है, एज लॉन्ग एज हमारी इन्वेस्टर बेस ग्रो करती जाए, हमारी बुल रन आर गोइंग टू कंटिन्यू टू बी सो फ्रूटफुल बिकॉज कंपनीज इतनी सस्ती हैं, राइट? इवन राइट नाउ हमारा एवरेज मल्टीपल इज़ 9। जी बिल्कुल, अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देख लें ना, तो इस साल जो है वो आपने सिर्फ, मैं अभी इसी साल की बात कर रहा हूँ, कि इस साल थ्रू इंडिविजुअल्स डायरेक्टली और थ्रू म्यूचुअल फंड्स, जिससे लोग पैसिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ 120 अरब रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुए हैं सिर्फ इसी लवली। साल, थ्रू इंडिविजुअल्स एंड थ्रू, और उसमें से 100 अरब रुपए पिछले 3 महीनों में इन्वेस्ट हुए हैं। तो हम ये पेस तो पिकअप करते हुए देख रहे हैं कि लोगों में अगर मार्केट में परफॉर्मेंस अच्छी हुई, इकोनॉमी बेहतर हुई, तो लिक्विडिटी तो मार्केट्स की तरफ आ जाएंगी, इसमें कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं। Lovely, lovely. Well, Alisa, thank you so much for joining us on the show today. I really appreciate it. May this bull run continue. And once again, like I think when you even previously come on the show, आपने हमेशा investors को इतना confidence दिया है about the market. So Ali Nawaz Saab, to remind you guys, is the CEO of Chase Securities. He's been in the market for very long. He's a very big name, और इनके brokerage का भी बहुत नाम है. So do check him out if you're trying to open an account. Hopefully KYC इतनी मुश्किल नहीं होगी. So thank you so much for being with us, sir. And आप लोगों से मिलूंगी now on Monday. I want to remind you guys, take the weekend to research. राइट अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर रखें, सेफ रखें। इसका मतलब ये है कि आप अपने इन्फ्लोज लाएं टूवर्ड रेगुलेटेड मार्केट्स, ठीक है, कम टूवर्ड दोज कंपनीज जिनके लाइसेंसेस हैं, जो SECP के साथ रजिस्टर्ड हैं, जहाँ आपके पैसे सेफ होंगे। इफ़ देयर इज़ एन इशू विद KYC, जस्ट स्टार्ट ईमेलिंग। जिस भी इदारे की तरफ से आपको गो अहेड नहीं मिल रहा, उसकी कस्टमर सर्विस ईमेल पे कीप emailing them. द रीज़न आई एम सेइंग दिस,
इट्स बिकॉज जब तक आप लोग ये चीज़ें रजिस्टर नहीं करेंगे, SECP इज़ नॉट गोइंग टू बी एबल टू क्वेश्चन दीज इदारे ऑन इट कि इतना मसला क्यों हो रहा है इन चीज़ में। सो यू गाइज हैव टू कंप्लेन मोर। आपको ऑफिशियली अपने जो कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर करनी पड़ेंगी, ताकि फिर आगे से रेलिवेंट इदारे कैन टेक दिस अप एंड मेक थिंग्स ईजियर। सो आई विल सी यू गाइज ऑन मंडे। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।